आज के लेक्चर में हम लोग क्वार्ट्ज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा क्वार्ट्ज को डिफाइन करना और क्वार्ट्ज पर हीट का इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करना और क्वार्ट्ज के एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करना। ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा। तो क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज एक इग्नियस रॉक के कैटेगरी में आता है जो कि सिलिकेट ग्रुप का मिनरल्स होता है। ये क्वार्ट्ज जो है 1 पार्ट ऑफ सिलिकॉन और 2 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से बना होता है, जिसका केमिकल फार्मूला SiO2 होता है। क्वार्ट्ज के हार्डनेस की बात करें तो ये इसका हार्डनेस मोह स्केल में 7 होता है। और मोह स्केल क्या होता है कि एक स्केल बनाया गया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। हर एक मटेरियल्स को इस नंबर इस स्केल में रखा गया है। यदि मटेरियल 1 पर है या 2 पर है तो वो मटेरियल सॉफ्ट होगा। जैसे जैसे इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं वो मटेरियल हार्ड होते जाता है। जैसे जो 10th पे मटेरियल है वो सबसे हार्ड मटेरियल होता है, वो डायमंड होता है। क्वार्ट्ज जो है डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं, जैसे क्लियर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट होता है, ग्रे होता है, पर्पल होता है और येलो होता है, और भी कलर्स में पाए जाते हैं। इस वजह से क्वार्ट्ज का यूज़ हम लोग क्योंकि अलग अलग कलर में पाए जाने की वजह से और इसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका यूज़ हम लोग जेम्स स्टोन बनाने के लिए भी करते हैं या आभूषण बनाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग इस पर हीट का एक्शन देखें तो देखिए, नेचर में जो क्वार्ट्ज है वो अल्फा क्वार्ट्ज के फॉर्म में पाया जाता है। क्वार्ट्ज को जब हम लोग हीट करते हैं ये टीडियमाइट और क्रिस्टोबलाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। टीडियमाइट और क्रिस्टोबलाइट जो है हाई टेम्परेचर फेज है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको इसलिए जानने की ज़रूरत होती है कि जो भी हम लोग सिरामिक बॉडी बनाते हैं उसमें को हम लोग फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद हमको कौन से फेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फेज बनाने के लिए हमें फायरिंग की जाती है, हम फायरिंग करते हैं, तो हमें इसलिए टीडियमाइट और क्रिस्टोबलाइट फेज की जानने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, अल्फ़ा क्वार्ट्ज जो लो टेम्परेचर फॉर्म है क्वार्ट्ज का, उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीटा क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होता है। और जब हम लोग बीटा क्वार्ट्ज को कूल करते हैं 573 डिग्री से नीचे आता है तो ये अल्फा क्वार्ट्ज में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगेन फर्दर हीटिंग करते हैं 870 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये बीटा टीडियमाइट में कन्वर्ट होता है। और फर्दर हीट करते हैं 1470 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होता है। और क्रिस्टोबलाइट को और हम लोग हीट करते हैं 1710 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये लिक्विड फॉर्म फाइनली करता है। तो क्रिस्टोबलाइट के भी 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा क्रिस्टोबलाइट, बीटा क्रिस्टोबलाइट, और टीडियमाइट के भी 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा टीडियमाइट और बीटा टीडियमाइट। जब बीटा टीडियमाइट को हम कूल करते हैं 120 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये अल्फा टीडियमाइट में कन्वर्ट होता है। और जब हम लोग बीटा क्रिस्टोबलाइट को कूल करते हैं 200 टू 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये अल्फा क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो वॉल्यूम का एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम एक्सपांड करता है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जो भी इसमें 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होते हैं। जो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन या वर्टिकल रिएक्शन है वो डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन या हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये देखिए, डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन 573 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन 867 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जो जब क्वार्ट्ज टीडियमाइट में कन्वर्ट होता है और जब टीडियमाइट क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होता है तो भी रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर टीडियमाइट जब मिडिल टीडियमाइट या लो टेम्परेचर टीडियमाइट में कन्वर्ट होता है, अगेन डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हाई टेम्परेचर क्रिस्टोबलाइट जो है लो टेम्परेचर क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होता है तो डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तब डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होता है
जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिंपली थोड़ा सा रोटेशन बॉन्ड का हो जाता है और ये बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन है, तुरंत हो जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी काफ़ी लो अमाउंट में लगता है। हम देखें कि इसमें देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे 573 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो काफ़ी कम टेम्परेचर पर होते हैं। और रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो है बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है पहले, उसके बाद बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। पहले ब्रेकिंग होगा फिर अरेंजमेंट होगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने के लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। हम लोग देखें कि डिस्प्लेसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, क्विक प्रोसेस था। सिर्फ रोटेशन ऑफ बॉन्ड या बेंडिंग ऑफ बॉन्ड होता था। इसमें पहले सिलिका ऑक्सीजन के बीच या दो टेट्राहेड्रोन के बीच जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नए सिलिकॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड या नए टेट्राहेड्रोन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग स्पीड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड फेज और मैकेनिकल एनर्जी। होता क्या है बेसिकली, जब हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए जाते हैं तो हमको तो चाहिए क्रिस्टोलाइट फेज और टीडियमाइट फेज। यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये फेज का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो हमको बहुत ज़्यादा समय के लिए फायरिंग देना होगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा समय के लिए इसको होल्ड करना होगा, क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हो जाता हम तो बाहर निकाल नहीं सकते कि हमको चाहिए टीडियमाइट या क्रिस्टोलाइट फेज। तो इस केस में क्या हमको चाहिए, क्या कोई ऐसे मटेरियल को ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसे टेक्निक को ढूंढना पड़ेगा जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड कर दे। तो हमारे पास दो ऐसे टेक्निक होते हैं। एक तो होता है लिक्विड फेज को फॉर्म कर दें उसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, या कोई मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल सोर्स अप्लाई कर दें तो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। इस तरीके से हम लोग रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें एप्लीकेशन ऑफ क्वार्ट्ज का, तो सिलिका जो कि है क्वार्ट्ज का प्योर फॉर्म होता है सिलिका, तो उसका यूज़ हम लोग ग्लास के प्रोडक्शन में करते हैं। सिलिका का यूज़ हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। इसका क्वार्ट्ज का यूज़ जो है वाइट वेयर, सिरामिक या पोट्री मेकिंग में प्राइमरी और रॉ मटेरियल के लिए किया जाता है। हम लोग जानते हैं पोर्सिलिन बॉडी बनाने के लिए क्ले क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार का यूज़ हम लोग करते हैं और यही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलिका का यूज़ हम लोग रिफ्रैक्टिव बनाने के लिए भी करते हैं। रिफ्रैक्टिव में हम लोग पढ़े थे क्या, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव, तो सिलिका एसिडिक रिफ्रैक्टिव के कैटेगरी में आता है। इसका यूज़ क्योंकि हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अबाउट 7 मोहो स्केल, तो इसका यूज हम लोग एब्रेसिव बनाने में भी करते हैं, क्योंकि एब्रेसिव का काम होता है दूसरों को रबिंग के एक्शन से कोरोड करना, इरोड करना, तो इसलिए हम लोग इसका यूज एब्रेसिव बनाने में करते हैं। अलग अलग कलर में मौजूद होने के कारण, ट्रांसपेरेंट, रेड, येलो, ग्रे कलर में मौजूद होने के कारण, साथ ही साथ हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसका यूज हम लोग जेम्स स्टोन बनाने के लिए भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।